Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to stronger future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. आज है हमारा लेक्चर लॉजिकल रीजनिंग में पेपर 1 यूनिट नंबर 6 ऑफ एनटीए नेट का, जिसमें हम आज करने वाले हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हमने टेलीग्राम पर एक पोल दिया था जिसमें आपने अपने वोट मैक्सिमम वोट्स जो दिए वो दिए थे स्ट्रक्चर ऑफ अनुमाना एंड स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को. तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ अनुमाना पे कल एक बहुत अच्छी क्लास लगाई थी जिसपे आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया. ठीक है, तो आपको आई होप बहुत अच्छी समझ में भी आई होगी. और उसी के साथ लगता हुआ था स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन. तो आज हम दो चीजें करने वाले हैं. स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन तो करेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेट करते हुए एक करेंगे मूड एंड फिगर, और साथ ही साथ इसी से रिलेट करता हुआ पहले करेंगे हम लोग प्रोपोजिशन. तो कहीं ना कहीं ये मिला लो कि आपका टॉपिक तो एक रहेगा लेकिन उससे मिलते जुलते आपके 3 टॉपिक्स आज कवर होने वाले हैं. क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. इस तरह का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा. वहां पे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाती हैं, तो आप उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा. ठीक है. और इसके अलावा आपने जो सेकंड मैक्सिमम वोट्स दिए थे वो दिए थे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को. तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी आपका जो वीडियो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, पब्लिश हो चुकी है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन. एक्चुअल में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा प्रोपोजिशन के बारे में. किसके बारे में? प्रोपोजिशन के बारे में. अब सर ये प्रोपोजिशन क्या है? देखिए प्रोपोजिशंस क्या है? प्रोपोजिशंस ना लाइक कुछ स्टेटमेंट्स टाइप्स हैं. ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ना 3 तरह की प्रोपोजिशंस हैं. पहली है कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, सेकंड है क्या हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कुछ आपने अजम्पशन लगाया हुआ है, और अजम्पशंस वो कैसे हैं? कंडीशन के साथ अजम्पशन है कि अगर ऐसा होगा तो ही वैसा होगा. ठीक है. और थर्ड क्या है? डिसजंक्टिव. डिसजंक्टिव क्या है? या तो ये या फिर वो. ठीक है, या वाली जब चीज आए तो ऐसे हो जाएगा. हाइपोथेटिकल में होता है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो ऐसा तो इसे कहते हैं हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन. और कैटेगरिकल प्रोपोजिशन होता है जहां पे कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन नहीं होती है. तो फर्स्ट वन की बात करें अगर हम कैटेगरिकल प्रोपोजिशन की, तो वहां लिखा हुआ है विदाउट एनी कंडीशन. जहां पे किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन नहीं होती है उसे कहते हैं कैटेगरिकल प्रोपोजिशन विदाउट एनी कंडीशन. ऑल ए आर बी क्या है? ऑल ए आर बी. कोई भी कंडीशन है? नहीं है. सिंपल बन रहा है. 100% की बात यहां कर रहे हैं, 100% की बात यहां पे कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैंने और बताना भूल गया. अभी आपके पास एक फोर्थ टॉपिक भी पे हो जाएगा जो हम करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन. तो कुल मिला के सारे जो टॉपिक्स है ना वो इंटरलिंक है. और मैंने कल आपको जो लेक्चर करवाया था जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ अनुमाना किया था, प्लीज वो वीडियो जाके देखिएगा, क्योंकि मैंने वहां पर आपको 3 टर्म्स और प्रीमाइसेस बताई थी, वैलिड स्ट्रक्चर बताया था. उसी चीज से रिलेट करता हुआ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन भी है. अगर वो चीजें नहीं समझ में आई तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में शायद थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है या थोड़ा सा टाइम लग सकता है. तो प्लीज उसको जाके वीडियो जरूर देखिएगा. आइए वापस कैटेगरिकल प्रोपोजिशन में, तो जहां पे कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन नहीं है उसे कहेंगे कैटेगरिकल प्रोपोजिशन. ऑल ए आर बी, नो ए आर बी. तो कोई भी अपने पास यहाँ पर कंडीशन नहीं है तो नॉर्मल अगर नो ए आर बी बनाएंगे तो नो ए आर बी ऐसा बन गया. ठीक है, तो सारे ए बी नहीं है. ठीक है, किसी तरह की कोई आपको कंडीशन दिख रही है? नहीं दिख रही. बात करते हैं सेकंड की, हाइपोथेटिकल की. तो हाइपोथेटिकल में क्या है? इफ ए आर बी. इफ अगर ए हुआ तो ही बी होगा. अब यहां पे अगर आ गया. जब बात करेंगे अगर की, मगर की, तो वहां पे क्या होगा? उस चीज को क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल कहते हैं, या कंडीशनल प्रोपोजिशन कहते हैं. इफ बी आर सी, अगर बी ऐसा है तो सी वैसा होगा. ठीक है, तो इस तरह की चीजों को क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल और कंडीशनल प्रोपोजिशन. थर्ड वन की बात करें तो वो क्या है? डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन. जब बात करते हैं आइदर और की, या तो ये या वो. लाइक आपको रिश्ते दिखाने आए, आपके घर वाले, आपकी एज हो गई, अभी आपके घर वाले क्या कर रहे हैं? आपके सामने फोटोज ला के रख दी कि हाँ भैया देखो इनके थोपड़े देख लो, इनकी मुंडियां देख लो, तुमको कौन कौन सी मुंडियां पसंद आ रही हैं. तो आप ये कहोगे कि ठीक है यार, इनमें से ये तो रिजेक्ट ही है, ये 3 है. ठीक है, उसके कहेंगे फिर तुम्हारे घर वाले कहोगे अब तुम्हारे की भी तुमने 3 थोड़ी ना करनी है, एक ही करनी है ना. तो जब एक करनी है तो या तो ये या तो ये या तो ये.
अब जब या आ गया तो इस तरह की चीजों को क्या कहते हैं, डिसजंक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसजंक्टिव कहते हैं। तो कहता है आइदर ए आर बी और बी आर सी, ठीक है। तो आइदर और की जब बात करी जाएगी तो वो क्या होगा, डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन होगा। क्लियर। तो देखो डिसजंक्ट हमारे पास प्रोपोजिशन में क्या कुछ है, पहला है कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, सेकंड कौन सा है, हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन, और थर्ड कौन सा है, डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन। तो फर्स्ट क्या है, कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, जहां पे किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं होगी, हाइपोथेटिकल जहां पे कंडीशन होगी, और डिसजंक्टिव में बात करेंगे तो वो कैसा होगा, आइदर और वाला होगा, तो वहां वो होगा आपका डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे जो सिलेबस में है वो सबसे मेन है कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन और डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन हमारे सिलेबस में नहीं है, यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं है। सिलोग से आपको क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। ज्यादा क्वेश्चन अगर देखने को मिलेंगे सिलोगिज्म से भी, वो भी कहां से मिलेंगे, कैटेगरिकल प्रोपोजिशन से मिलेंगे। ठीक है जी। आइए, प्रोपोजिशन क्या है, प्रोपोजिशन इज ए सेंटेंस है, एक तरीके का सेंटेंस है दैट मेक्स ए स्टेटमेंट एंड गिव्स ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर टर्म्स। तो क्या होगा हमारे पास, देखो एक प्रोपोजिशन की बात करें, स्टेटमेंट की बात करें या प्रीमाइस की बात करें, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है या और दूसरा प्रेडिकेट होता है, और इसके बीच में क्या होता है, कोपुला आता है। तो वो कह रहा है कि जो ये चीज बन रही है, स्टेटमेंट, ये सेंटेंस जो बन रहा है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ना दो वर्ड्स में या दो टर्म्स में, अब दो टर्म्स कौन सी, एक तो ये सब्जेक्ट वाले टर्म, एक प्रेडिकेट वाले टर्म, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम करता है, उस चीज को क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं। तो प्रोपोजिशन क्या है, एक सेंटेंस है जो दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट बनाएगा एंड क्या करेगा, क्या करेगा, देगा क्या, रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन किसके, दो या दो से ज्यादा टर्म्स के बीच में, और हमेशा उन रिलेशन को, उस रिलेशन को, जो भी उन दोनों टर्म्स की रिलेशनशिप है, उसको हमेशा कैसा माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। और हमेशा हम अपने प्रीमाइसिस को, अपने स्टेटमेंट को, अपने प्रोपोजिशन को सही मानकर चलते हैं, उसके बाद आके कंक्लूजन को हम लोग सही प्रूव करते हैं कि सही है या गलत है। क्लियर है। चलिए, कैटेगरिकल प्रोपोजिशन क्या है, विदाउट एनी कंडीशन होती है, बिल्कुल है। कंडीशनल कौन सी होती है, कंडीशनल होती है हमारे पास हाइपोथेटिकल। ओके, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया कि एक ना वैलिड स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, एक वैलिड स्ट्रक्चर होता है, और वैलिड स्ट्रक्चर में, या फिर हम लोग बात करें क्या नाम है, जो आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे पास कैसा होता है, वैलिड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, वैलिड स्ट्रक्चर का मतलब होता है पीपीसी, मतलब प्रीमाइसिस नंबर 1, प्रीमाइसिस नंबर 2 और कंक्लूजन। तो जहां पे हमको देखने को ये मिलेगा वो क्या हुआ, वैलिड स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद बेसिक चीज मैंने एक बताई थी कि प्रीमाइसिस नंबर 1 हमेशा आपका कैसा होगा, मेजर होगा। प्रीमाइसिस नंबर 2 मेजर भी हो सकता है और माइनर भी हो सकता है, और हमने उसके बाद क्या आ जाता है, कंक्लूजन आ जाता है। तो याद रखिएगा, वैलिड स्ट्रक्चर की फॉर्म या वैलिड स्ट्रक्चर की जो हम बात करें तो वहां पे क्या होगा, पीपीसी होगा। पीपीसी मतलब प्रीमाइसिस 1, प्रीमाइसिस 2 एंड थर्ड क्या है अपने पास, कंक्लूजन है। तो यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी है, और एक स्टेटमेंट के हिसाब से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दे देगा और वो कहेगा क्या ये सही है, ये गलत है, बताओ बच्चों, ऐसे बोलेगा। तो तुम क्या कहोगे, बिल्कुल सर सही है, क्योंकि वैलिड स्ट्रक्चर वही है जहां पे 3 टर्म्स आए और तीनों की 3 टर्म्स 2 बार रिपीट हो, 2 बार रिपीट हो। अच्छा, 2 बार कैसे रिपीट होगी, अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो देखो, एक बार ये एग्जांपल छोड़ो, इधर देखो एक बार, प्रीमाइसिस 1, प्रीमाइसिस 2 और कंक्लूजन। हमारे पास एक सब्जेक्ट था, फिर कोपुला था, फिर उसके बाद प्रेडिकेट था, फिर सब्जेक्ट था, फिर कोपुला था, फिर प्रेडिकेट था, फिर सब्जेक्ट था, फिर कोपुला था और फिर प्रेडिकेट था, ऐसा था। ओके, अच्छा, इसमें हमारे पास क्या आपको अगर ध्यान है तो क्या कोई एक ऐसा वर्ड हुआ करता था जो दोनों प्रीमाइसिस में कॉमन होगा। मान लो ये दोनों वर्ड जो है कॉमन है, तो ये दोनों अगर वर्ड्स कॉमन है तो क्या एक ही वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, एक टर्म है, टर्म कितनी है, एक, फर्स्ट टर्म है, मान लो ये एस ही था और एस क्या है, एस क्या है, फर्स्ट टर्म है, एस फर्स्ट टर्म है, क्या वो 2 बार रिपीट हुई, बिल्कुल सर हो गई। ओके, उसके बाद अगर बात करें कि आपके पास एक माइनर टर्म होगा और एक मेजर टर्म होगा, कंक्लूजन का सब्जेक्ट इज कॉल्ड माइनर टर्म और कंक्लूजन का प्रेडिकेट इज कॉल्ड मेजर टर्म। माइनर टर्म कहां मिलेगी, माइनर प्रीमाइस में मिलेगी, तो माइनर प्रीमाइस में ये मान लो माइनर प्रीमाइस में बचा कुचा क्या है, प्रेडिकेट है। और मेजर टर्म कहां मिलेगी, मेजर प्रीमाइस में मिलेगी, तो मेजर प्रीमाइस मतलब प्रीमाइसिस नंबर 1, बची कुची टर्म क्या है, प्रेडिकेट है। तो इसका मतलब ये वाले टर्म और ये वाले टर्म कॉमन है, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म कॉमन है। इसका मतलब अगर आप देख सको तो आपके पास कितनी टर्म्स होंगी, टोटल होंगी
थ्री टर्म्स और तीनों की तीनों 2 बार क्या होंगी, रिपीट होंगी। रिपीट कैसे, ट्वाइस। समझ में आया? ओके। तो वैलिड स्ट्रक्चर क्या है, प्रीमाइसिस नंबर 1, प्रीमाइसिस नंबर 2 और कंक्लूजन है। लाइक क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑल ट्रीज आर चेयर, ओके, ऑल चेयर्स आर पेन, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, ऑल ट्रीज आर पेन, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊं, ऑल ट्रीज आर चेयर, ऑल ट्रीज आर चेयर, ओके, ऑल चेयर्स आर पेन, ऑल चेयर्स आर पेन। अगर आप देखो, और मैंने आपको बताया था कि जब ये इंटरनल आपस में ऐसे ऐसे बन जाएं, एक बार तो, कई बार तो ऐसे भी बनेगा, ये होगा गलत, इसे हम लोग वैलिड नहीं कहेंगे, इसे हम लोग वैलिड कहेंगे। ये जो ये वाला कंसेप्ट हमारे पास बना है, इंटरनल एक दूसरे के ऊपर ही बन रहे हैं, वो क्या है, वैलिड स्ट्रक्चर है। क्या है, वैलिड स्ट्रक्चर। इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे चीजों को चेक कर सकते हैं। तो देखो, क्या यहां पर चेयर और चेयर जो है वो सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। इसका मतलब क्या, ये चेयर और ये वाली चेयर कॉमन टर्म हो गई, क्या ये दोनों चेयर कॉमन टर्म है? बिल्कुल है सर। अच्छा, कॉमन टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हेतु बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं सर, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो ट्रीज, क्या सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड माइनर टर्म होती है? बिल्कुल होती है। और माइनर टर्म कहां पाई जाएगी आपको, माइनर टर्म माइनर प्रीमाइस में पाई जाएगी। ओके सर, माइनर टर्म लेकिन माइनर प्रीमाइस में पाएगी, तो माइनर टर्म माइनर प्रीमाइस में, तो यहां पे इस वाले में होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो उल्टा हो गया। मेजर टर्म ये है, मेजर टर्म ये है, और मेजर प्रीमाइस में पाई जानी थी, यहां पे भी उल्टा हो गया। इसका मतलब हमारा जो ये स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इनवैलिड है। इनवैलिड है, बिल्कुल है सर, ठीक है। अगर ऐसा होता कि आपका जो ट्री है वो ट्री यहां पे होता, ट्री यहां पर होता, और जो आपका पेन है वो पेन यहां पर ना होकर यहां पे होता, फर्स्ट प्रीमाइस में होता। तो अगर पेन मेजर टर्म है तो पेन कहां पाया जाएगा, मेजर प्रीमाइस में पाया जाएगा। और ट्रीज अगर क्या है, माइनर टर्म है, तो माइनर टर्म वाली जो माइनर टर्म है वो कहां पाया जाएगा, माइनर प्रीमाइस में पाया जाएगा। तो ये रहा। लेकिन अगर हम लोग पहले वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो सब कुछ सही चल रहा था, पीपीसी भी बन रहा था, 3 ही टर्म्स थी, और तीनों की तीनों 2 बार रिपीट भी हो रही थी। लेकिन बाद में पंगा क्या पड़ा, माइनर जो टर्म थी वो माइनर प्रीमाइस में मिलनी चाहिए थी, और जो मेजर टर्म थी वो मेजर प्रीमाइस में मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है। तो मुझे समझाने के लिए सिर्फ ये थोड़ा सा उल्टा लिखना पड़ा। बस बात याद रखिएगा, वैलिड स्ट्रक्चर में 3 टर्म्स आएंगी, तीनों की तीनों टर्म्स कितनी कैसे होंगी, 2 बार रिपीट होंगी। समझ में आया? ये था आपका प्रोपोजिशन, ठीक है। अब प्रोपोजिशन में 4 तरह के पार्ट होंगे। 4 पार्ट कौन कौन से, एक तो होगा आपका क्वांटिफायर, कौन सा, एक होगा क्वांटिफायर, एक होगा सब्जेक्ट, फिर होगा कोपुला, फिर होगा प्रेडिकेट। अब हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, कोपुला पढ़ लिया और प्रेडिकेट भी पढ़ लिया था। ये तीनों के तीनों हमने ऑलरेडी कल कर लिए कंप्लीट। बात आती है क्वांटिफायर को। देखो क्वांटिफायर मतलब क्वांटिटी की बात करेगा। टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट, किसकी बात करेगा, सब्जेक्ट की क्वांटिटी की बात करेगा। लाइक मैं लिखता हूं कि ट्रीज आर मैंगोज, ट्रीज आर मैंगोज। अब ट्रीज आर मैंगोज मतलब क्या, या तो यहां पे आएगा ऑल, या आएगा नो, या आएगा सम, या आएगा सम नॉट, यस और नो। बिल्कुल 4 तरह की हमारे पास चीजें होती हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में अच्छे से। वैसे 4 तरह की चीजें होती है, ऑल, नो, सम और सम नॉट। ओके, ये क्या बता रहे हैं, ये क्वांटिफायर है। ये क्या है, ये क्वांटिफायर है। ऑल का मतलब क्या है, 100% की बात कर रहे हैं कि सभी के सभी ट्रीज मैंगो है। नो का मतलब क्या है कि कोई भी ट्री मैंगो नहीं है। सम का मतलब क्या है कि कुछ परसेंट जो ट्रीज हैं वो मैंगोज हैं। और सम नॉट का मतलब क्या है कि कुछ परसेंट ट्रीज जो नहीं है वो मैंगो हैं, ठीक है, या कुछ परसेंट जो ट्रीज हैं वो मैंगो नहीं है। क्लियर है? तो ऑल, नो, सम और सम नॉट के हमारे पास क्वांटिफायर हैं, जो आपके हमेशा प्रीमाइसिस के आगे आगे सबसे पहले लगेगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्वांटिफायर। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की। जो सब्जेक्ट मेन जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगा सब्जेक्ट। फिर उसके बाद लास्ट में होगा प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाने वाला जो टर्म होता है उसे क्या कहते हैं, कोपुला कहते हैं। इसमें आते हैं आर, इज, आर नोट, इज नोट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिलेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसे हम लोग इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं, ठीक है जी। याद है, हमें पता है वर्ब्स की फॉर्म हम लोग वर्ब के थ्रू हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग मिलाने का काम करते थे।
ठीक है, तो वैसे ही चीज है। तो हमारे पास चार तरह की प्रोपोजिशन में पार्ट्स है, प्रोपोजिशन के चार पार्ट्स है, कौन कौन से हैं? क्वांटिफायर है, सब्जेक्ट है, कोपुला है, और क्या है लास्ट में? प्रेडिकेट है। ओके, फिर बात करते हैं आगे। अब देखिए, ऑल कार्स आर ट्रक्स, अब एग्जांपल है बड़ा अच्छा सा, ऑल कार्स आर ट्रक्स। तो ऑल का मतलब क्या है? क्वांटिफायर है। क्या है? क्वांटिफायर। लेकिन मैंने यूनिवर्सल भी लिखा। सर यूनिवर्सल का मतलब, यूनिवर्सल पढ़ेंगे अभी आगे, अगले 5 से 10 मिनट में आप पढ़ लेंगे यूनिवर्सल प्रेडिकेट क्या है, ठीक है, पर्टिकुलर्स क्या है, ठीक है। चलो देखो, तो ऑल का मतलब क्या? ऑल क्या है अपने पास? क्वांटिफायर है। ओके, क्वांटिफायर। कार क्या? सब्जेक्ट है, कार के बारे में बात करी जा रही है। आर क्या है? कोपुला है। कोपुला होता है जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाने का या रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम करता है। ओके, और ट्रक्स क्या है? ट्रक्स क्या है अपने पास? प्रेडिकेट है। तो एक ही प्रॉपर हमारे पास प्रीमाइसिस है। प्रीमाइसिस में पहला होता है क्वांटिफायर, दूसरा आता है सब्जेक्ट, तीसरा आता है कोपुला, और चौथा आता है प्रेडिकेट। तो ये हमारे पास एक वैलिड प्रीमाइस है। क्या है? वैलिड प्रीमाइस। ओके, बढ़े आगे चलिए। अब आइए क्वालिटी की तरफ। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी भी ऑल, सम, नोट और सम नोट है। क्वालिटी भी यही चारों है। क्वालिटी भी यही चारों है। लाइक में जेड बनाता हूं, देखो जेड, जहां पे लिखो ऑल, नो, सम और सम नोट, ठीक है। मैं बात करूं ऑल की और नो की, तो क्या ये दोनों 100% की बात करें? ये कह रहा है कि जी ऑल सभी के सभी हैं, सभी के सभी हैं। ये कह रहा है कि नो सभी के सभी नहीं है, नहीं की बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो सभी की कर रहे हैं। 100% की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सम क्या ये कुछ परसेंट की बात कर रहे हैं? कुछ परसेंट की ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि ये लेस देन 100% की बात कर रहे हैं। ओके, सम नॉट ये कुछ नहीं की बात कर रहे हैं, इसका मतलब लेस देन 100% की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, अगर इसके साथ में देखें तो क्या ऑल का मतलब कुछ पॉजिटिव हुआ, सभी के सभी हैं। नो का मतलब नहीं है, तो इसका मतलब नेगेटिव बात करी। कुछ का मतलब पॉजिटिव है, कुछ है, इसका मतलब पॉजिटिव बात करी। और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब नेगेटिव बात करी, बिल्कुल करी। ऐसे ही तो किया इसने, ठीक है जी। तो यही कह रहे हैं कि ऑल, नो, सम और सम नोट क्वांटिफायर तो है ही है, लेकिन अगर हम लोग इनसे क्वालिटी देखना चाहे तो क्वालिटी भी देख सकते हैं। और क्वालिटी में, पॉजिटिव क्वालिटी में कौन कौन आएगा? ऑल आएगा और सम आएगा। हमने ऑलरेडी देख लिया, ऑल पॉजिटिव बातें करता है, सम भी पॉजिटिव बातें करता है। नेगेटिव में कौन आएगा? नोट और सम नोट आएगा। तो नो भी नेगेटिव बातें करता है और सम नोट भी नेगेटिव बातें करता है। समझ में आया? ओके, अब इसके बाद आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखो मैं दोबारा एक बार ये बनाता हूं, ठीक है, या इसको ना बना के आप बस एज्यूम कर लेना इसे। ऑल, नो, सम और सम नोट, ठीक है। अब जो ऊपर वाली चीजें है ना, ऊपर वाली चीजें, ये वाला ऑल और नो, इन्हें हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल। ठीक है, और जो ये नीचे वाली चीजें हैं, इस नीचे वाली चीजों को कहते हैं हम लोग क्या? पर्टिकुलर। मतलब ये पर्टिकुलर की बात करेंगे, ये लेस देन 100% की बात करेंगे, और ये हमेशा 100% की बात करेंगे, यूनिवर्सल बात करेंगे, जो पूरे दुनिया पे, पूरे वर्ल्ड पे अवेलेबल है, ठीक है, एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, हम लोग प्लस को क्या कहते हैं? अफर्मेटिव कहते हैं, और माइनस को क्या कहते हैं? नेगेटिव कहते हैं। ओके कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑल, नो, सम और सम नोट है। पार्ट्स हैं किसके? प्रोपोजिशन के चार पार्ट्स, ऑल, नो, सम, सम नोट। अब ऑल को डिनोट करते हैं ए से, जिस तरह वोवल्स होते हैं अपने इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यू नहीं लेना अपने, बस ओ तक लेना है, ठीक है। तो ए, ई, आई और ओ, ठीक है। तो ए और ई को हम लोग यूनिवर्सल कहते हैं, आई और ओ को पर्टिकुलर कहते हैं। तो वो यही कह रहे हैं, यूनिवर्सल मीन्स ऑल और नथिंग। यूनिवर्सल ऑल है और नथिंग है। पर्टिकुलर मीन्स सम और सम नोट, सम और सम नोट है, बिल्कुल है। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव प्रपोजिशन, और पॉजिटिव प्रपोजिशन में क्या आएगा? ऑल और सम आएगा, बिल्कुल आएगा। नेगेटिव प्रपोजिशन में क्या आएगा? नेगेटिव प्रपोजिशन में नो और सम नोट आएगा। इन दोनों ने तो नेगेटिव बातें करी थी, इन दोनों ने पॉजिटिव बातें करी थी। हालांकि ये दोनों यूनिवर्सल हैं, ऐसे ऐसे बात करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, और ऐसे ऐसे बात करेंगे तो ये दोनों पर्टिकुलर हैं, लेकिन ये दोनों नेगेटिव भी तो हैं। तो हमने ऐसे भी बात करनी है और ऐसे भी बात करनी है, वर्टिकल भी बात करनी है, हॉरिजॉन्टल भी बात करनी है, ठीक है जी, हो जाएगा। समझ में आया? ओके, आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
तो अभी तक हमने क्या कुछ कर लिया, अभी तक हमने करा प्रोपोजिशन का सारा पार्ट, ठीक है। प्रोपोजिशन में हमने देख लिया सब कुछ आता क्या कुछ है। अब हमने देखा कि 3 पार्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट, हमने कल भी देखा कि एक हमारे पास होती है माइनर टर्म, एक होता है मेजर टर्म और एक होता है मिडिल टर्म। ये मैं दोबारा से ज्यादा नहीं कराऊंगा, सिर्फ ऊपर से एक बार जल्दी से करवा दे रहा हूं, तो क्योंकि हमने कल मेनली इसी पे टाइम लगाया था, ठीक है। तो हमारे पास पहले आता है माइनर टर्म, फिर आता है मिडिल टर्म और फिर आता है मेजर टर्म, ठीक है। माइनर टर्म को कहते हैं हम लोग पक्षा, उसका मिडिल टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल टर्म को हेतु कहते हैं। सेतु पुल से याद रखा था हेतु, ठीक है। और मेजर टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, शाम हो गई थी, वानर सेना क्या है सेतु पुल के थ्रू सीता माता को बचाने जा रहे थे, तो शाम हो गई थी और शाम को क्या कहते हैं, संध्या, और संध्या से क्या याद रखा, साध्या, साध्या याद रखा था। तो मेजर टर्म को क्या कहते हैं, साध्या कहते हैं। मिडल टर्म होता है कॉमन टर्म ऑफ द प्रीमाइसेस, जो कॉमन टर्म आएगा, जो सिमिलर आएगा प्रीमाइस में, कॉमन टर्म ऑफ द बोथ प्रीमाइसेस, आल्सो नोन एज कैंसिलिंग टर्म भी इसे कहते हैं, ओके। मेजर टर्म क्या होगा, मेजर टर्म होगा कंक्लूजन का प्रेडिकेट, तो क्या कह रहे हैं, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड मेजर टर्म। और माइनर टर्म क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड माइनर टर्म, ठीक है। तो देखो ये एग्जांपल वो कल वाला ही है, ऑल एनिमल्स आर डेंजरस, ऑल टाइगर्स आर डेंजरस, तो एनिमल एनिमल कॉमन हो गया तो मिडिल टर्म है। ऑल टाइगर्स आर डेंजरस, तो टाइगर क्या है, माइनर टर्म है, डेंजरस क्या है, मेजर टर्म है। माइनर टर्म कहां मिलेगी, माइनर प्रीमाइस में मिलेगी, ये मिल गई। मेजर टर्म कहां मिलेगी, मेजर प्रीमाइस में, ये मिल गई, खत्म। यही वाला अपन ने कल किया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे डिस्ट्रीब्यूशन की। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब आप 100% की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 100% की बात करेंगे। तो 100% जहां पे चीज आ जाएगी, अब 100% किस किस में आएगी, ऑल में आएगी, बिल्कुल आएगी, नो में आएगी, बिल्कुल आएगी, सम में आएगी, नहीं आएगी, सम नोट में आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, क्यों, क्योंकि यहां पे तो कुछ परसेंट की बात करी जा रही है, 100% की बात नहीं कर रहे, लेस देन 100% की बात कर रहे हैं। 100% की तो यूनिवर्सल में बात करते हैं हम लोग, ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है सर। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। ए डिस्ट्रीब्यूशन टर्म कवर्स 100% ऑफ द थिंग्स, क्या कहते हैं, 100% ऑफ द थिंग। जैसे कि ऑल ए आर बी, मैं बात करूं ऑल ए आर बी, तो 100% ए 100% बी है। अगर मैं बात करूं नो ए आर बी, तो कोई भी ए बी नहीं है। यही तो कह रहा है, 100% यहां पे भी पड़ा है, 100% यहां भी पड़ा है। लेकिन मैं कहूं सम ए आर बी, तो क्या ये 100% है, इसका कुछ परसेंट ए का, कुछ परसेंट ये वाला परसेंट क्या बी लेके जा रहा है, कुछ परसेंट क्या बी का ये वाला परसेंट ए लेके जा रहा है, ये वाला परसेंट, हाँ या ना, बिल्कुल लेके जा रहा है। तो यही चीज है, 100% जब चीज आएगी आपके पास उसे कहेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म कहेंगे। तो यहाँ पे ऑल ए आर बी है, तो ऑल ए आर बी इसका मतलब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो लेस देन 100% होगा, तो सम ए आर बी या सम ए आर नॉट बी, तो वहां पे हम लोग 100% की बात नहीं कर सकते। नथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सम में नथिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। सम नोट की बात नहीं करिए, सम की बात करिए। अब हम चारों के चारों पार्ट्स की बात करेंगे, ऑल की भी, नो की भी, सम की भी और सम नोट की भी, ठीक है। चलिए आइए देखिए, बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में ऑल मैंने बता दिया, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी के सभी ए बी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब सब्जेक्ट कैसे, मैं प्रीमाइस लिख रहा हूं, एक ना प्रीमाइस लिख ही लेते हैं, रुको प्रीमाइस लिखते हैं, ऑल ए आर बी, ठीक है। तो मैंने ये प्रीमाइस लिख ली। अब जो मेरे पास ये जो प्रोपोजिशन जो टर्म आई है हमारे पास, जो ऑल नो सम नोट आई, जो प्रोपोजिशन के टर्म्स थे, वो किसके साथ आई, सब्जेक्ट के साथ आई है कि प्रेडिकेट के साथ, सर सब्जेक्ट के साथ। इसका मतलब इस प्रीमाइस में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, क्योंकि ऑल किसके साथ है, सब्जेक्ट के साथ है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो जब जब ऑल आएगा तब तब क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि मैंने अगर लिखा है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी के सभी ए बी हैं, तो ए को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ए को बताया जा रहा है बी के साथ, ठीक है। फिर बात करते हैं नो के साथ। तो नो में क्या है, नो ए आर बी, तो कोई भी ए बी नहीं है। तो ये भी 100% अपने में पड़ा है, ये भी 100% अपने में पड़ा है। तो इसका मतलब नो दोनों के साथ आ रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ भी आ रहा है और प्रेडिकेट के साथ भी आ रहे हैं। तो नो जब आएगा, नो वाली स्टेटमेंट जब आपके पास आएगी, तो उस वक्त आपका सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ में आया।
इसके बाद बात करें सम की, तो सम में क्या होता है, अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सम की बात कर रहे हैं। देखो सम, सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो सम ए आर बी में क्या है, सम ए, कुछ ए बी भी है, इसका मतलब ना तो ये 100% है और ना ही ये 100% है, तो इसका मतलब ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा और ना ही प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, नाइदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, तो वही लिखा हमने। फिर इसके बाद बात करते हैं सम नोट की। अब बच्चे होते हैं इसमें कंफ्यूज, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा इसको। और अब इसकी बात करें किसकी, प्रीमाइस नंबर फोर्थ की या फोर्थ टर्म की, सम नोट की, ठीक है। तो ए या ये लिख लेते हैं, सम ए आर नोट बी। बहुत ध्यान सुनिएगा, क्या सम और नोट मिलके बना हुआ है, यहां पे हम लोग देख सकते हैं, तो दो टर्म्स हैं, एक का मतलब है सम और एक का मतलब है क्या, नोट, क्या है, नोट है, ओके। अब मैंने आपको ये कहा कि जो भी टर्म, जो भी ऑल है, नो है, सम नोट है, ये जिस भी टर्म के साथ आएंगे, चाहे वो सब्जेक्ट के साथ आ गए तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट के साथ आ गए तो प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ में आया, ठीक है जी। तो यहां पे अगर देखें तो सम में तो ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है और ना ही प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सम तो वैसे ही खत्म हो गया, सम तो वैसे ही खत्म हो गया, ओके। अगर बात करें नोट की, तो नोट का मतलब क्या, नो है, नाइदर है, नो का मतलब क्या, नाइदर, नथिंग है, नथिंग है, नो का मतलब नथिंग है, और नो आ किसके साथ रहे, नो में डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर अकेला नो है तो। लेकिन यहां पे सम नोट है, सम में तो इसका मतलब सब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, सम है, सम के साथ जो भी चीज है वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगी ही नहीं, लेकिन इसमें नोट भी तो है, सम नोट, सम और नोट को मिला के बना गया है, तो नोट है, नोट के साथ बी है और बी क्या अपने पास, प्रेडिकेट है, तो इसका मतलब सम नोट में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑल में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, नो में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, सम में नाइदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी नहीं होगा, और सम नोट में सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको मतलब ये लगा लो कि अगर 10 शिफ्ट में पेपर है तो आपको 5 से 6 शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि कौन से टर्म्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, समझ में आया, चलिए जी। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक। अब इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो है आपका मेन टॉपिक, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। देखिए जी, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हमारे पास 4 तरह के टर्म्स हैं, प्रोपोजिशन में 4 पार्ट्स आते हैं, क्या आता है, एक होता है ऑल, फिर दूसरा होता है नो, तीसरा होता है सम और चौथा होता है सम नोट। तो हमें बस ये जेड की फॉर्म में ऐसे लिखना है तब, ताकि हमें याद रहे, और वोवल्स याद रखने हैं, कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, और यू को हमें लेना नहीं है, यू को ऐसे ना करके ऐसे कर देना, तो ये ब्रैकेट बन जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। 4 वर्ड्स लेने हैं, ए ई आई और ओ। आपसे एग्जामिनर ने कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा ऑल, नोन, सम नोट, वो आपको आराम से ए ई आई और यू में क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको याद रखना है कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि जो ऑल और नो है, जो ऑल और नो है, ये हमेशा 100% की बात करते हैं सर। सम और सम नोट ये हमेशा लेस देन 100% की बात करते हैं, बिल्कुल सर करते हैं। ऑल पॉजिटिव बातें करता है, बिल्कुल करता है। नो नेगेटिव बातें करता है, बिल्कुल करता है। सम पॉजिटिव बातें करता है, बिल्कुल करता है। सम नोट नेगेटिव बातें करता है, बिल्कुल करता है, ओके। इसके यूपर वाले टर्म्स, ये जो मैंने लाइन मारी, मतलब ऑल और नो की अगर मैं बात करूं तो इन्हें कहा जाता है क्या, यूनिवर्सल। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल। इनके जो नीचे मतलब सम और सम नोट की बात करें तो उन्हें कहा जाता है पर्टिकुलर। क्या कहा जाता है, पर्टिकुलर, ठीक है, ओके जी। तो इतने से चीज याद रखनी है। 100% की बात करेंगे ऑल और सम, और लेस 100% की बात करेंगे ऑल और नो, और लेस देन 100% की बात करेंगे सम और सम नोट। पॉजिटिव बातें करेंगे ऑल और सम, और नेगेटिव बातें करेंगे नो और सम नोट। ऊपर ऑल और नो को कहा जाता है यूनिवर्सल, क्योंकि ये 100% बातें करते हैं, और नीचे सम और सम नोट को कहा जाता है पर्टिकुलर, क्योंकि ये लेस देन 100% बातें करते हैं। समझ में आया, ओके जी। अब हम बात करें अगर 100% है क्या,
100% का मतलब क्या, क्वांटिफायर है, हमने भी पढ़ा था क्वांटिफायर, क्वांटिफायर है ओके। 100% क्वांटिफायर, तो क्या जो पॉजिटिव या नेगेटिव है वो क्या क्वालिटी है, तो इसका मतलब हम लोग क्वांटिटी के बेस पे भी और क्वालिटी के बेस पे भी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का काम करते हैं, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को फाइंड आउट करते हैं। समझ में आया, उसको चेक करते हैं, उसको पढ़ते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को किसकी मदद से, क्वांटिफायर की मदद से भी और क्वालिटी की मदद से भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैंने बात करी ऑल, नो, सम नोट की। अब जब ऑल और नो, हमने जैसा कल रिलेशन पढ़ा था माइनर टर्म, मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच में, इन दोनों के बीच का जो रास्ता था उसे हम कहते हैं पक्ष धर्माता। धर्म के रास्ते पे पक्ष मतलब धर्म का पक्ष लेके और सेतु पे चल रहे हैं सीता माता को बचाने, इस तरह करके। तो उसी तरह ना वहां पे कुछ रिलेशन थे, उसी तरह यहां पे भी कुछ रिलेशन है। पहला क्या है, ऑल और नो। ऑल और नो के रिलेशन को कहा जाता है कॉन्ट्रेरी। क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रेरी। सम और सम नोट के रिलेशन को कहा जाता है सब कॉन्ट्रेरी। उसके बाद ऑल और नो, सम और नोट मतलब ऑल और सम नोट, सम और नो के रिलेशन को कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या कहा जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी। ऑल और आई, नो और सम नोट के रिलेशन को कहा जाता है सब अल्टरेशन। समझ में आया, देखिए क्या है, ए ई आई ओ ऐसा है, हमने 100% पॉजिटिव, अब इसकी बात नहीं करेंगे, अब यूनिवर्सल की बात भी नहीं करेंगे, पर्टिकुलर की बात भी नहीं करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इनकी, इन दोनों के रिलेशन को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रेरी। क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रेरी। इन दोनों के रिलेशन को क्या कहा जाता है, सब कॉन्ट्रेरी। नीचे वाले सब कॉन्ट्रेरी। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के रिलेशन को और इन दोनों के रिलेशन को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी। लड़ाई कर रही है, देखो तलवारें चल रही हैं, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी इस तरह के रिलेशन को और इस तरह के रिलेशन को, मतलब ए और आई के रिलेशन और ई और ओ के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सब अल्टरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब अल्टरेशन कहते हैं। तो रिलेशनशिप समझ में आया, ओके। अब हम लोगों ने 4 चीजें पढ़नी है और आपको क्वेश्चन यहीं से आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हमें ये 4 चीजें पढ़नी है और यहीं के इन्हीं के रूल्स के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आया, चलिए ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आइए देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या है, मान लीजिए कि ये ना हस्बैंड है और ये क्या है, वाइफ है। ठीक है, तो क्या हर बार, ध्यान से सुनिएगा, क्या जब भी हस्बैंड सही होगा क्या उस टाइम पे वाइफ सही होगी, वाइफ कहीं ना कहीं गलत होगी? अगर वाइफ सही है तो इसका मतलब हस्बैंड गलत है। मतलब क्या दोनों के दोनों एक टाइम पे सही हो सकते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कुदरत के खिलाफ चला जाएगा। ये तो मतलब हम लोग कल्चर देख रहे हैं हमारा कि आस पड़ोस में चल क्या सिस्टम कह रहे हैं, ये चल रहा है कि हस्बैंड गलती कर रहे हैं तो वाइफ पूरी हवा में है ना, और वाइफ गलती करे तो हस्बैंड पूरी हवा में, लेकिन बेचारा भी हस्बैंड ऐसे बेचारा बनता है कि भाई उसने गलती करी वो सारी, है ना। तो देखो, इफ वन इज ट्रू द अदर विल बी डेफिनेटली फॉल्स। अगर हस्बैंड सही है, अगर हस्बैंड ट्रू है तो इसका मतलब वाइफ डेफिनेटली फॉल्स होगी, और अगर वाइफ ट्रू है तो हस्बैंड डेफिनेटली फॉल्स होगा। ओके, तो भाई कह रहा है इफ वन इज फॉल्स द अदर विल बी डेफिनेटली ट्रू। अगर एक ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होगा, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू होगा। ओके, इफ वन स्टेटमेंट इज अनडिटरमाइंड द अदर आल्सो अनडिटरमाइंड। अगर मान लो कि इनकी हस्बैंड की और वाइफ की लड़ाई हो गई और ना तो ये गलती मानने को तैयार ना ये गलती मानने को तैयार, तो क्या आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये सही है ये सही? नहीं। अगर ये इसको नहीं डिटरमाइन कर सकते कि ये सही है तो आप इसको भी नहीं कर सकते। यही कह रहे हैं कि अगर एक चीज अनडिटरमाइन है तो दूसरी चीज भी अनडिटरमाइन होगी। उसी तरह इसके साथ भी है, ऐसे भी हस्बैंड वाइफ लिए हुए अपन है। ठीक है, तो इनके साथ भी सेम चीज है कि अगर एक चीज सही हो तो दूसरी चीज गलत होगी, और अगर एक चीज गलत हुई तो दूसरी चीज भी डेफिनेटली ट्रू होगी। ठीक है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट दी सेम टाइम। दोनों के दोनों हमेशा क्या होंगे, कभी भी ना तो सही होंगे दोनों और ना ही एक टाइम पे गलत होंगे दोनों। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों के दोनों एक टाइम पे सही है और दोनों के दोनों एक टाइम पे गलत है। अगर एक सही हुआ तो दूसरा गलत होगा, अगर एक पहला सही है तो दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, डिफर इन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बिल्कुल डिफर है। अब भी दिखाता हूं आपको, अभी दिखाता हूं, देखो डिफरेंट है क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। ऑल क्या 100% की बात करता है क्या ये पॉजिटिव बात करता है कि नेगेटिव बात करता है? सारी पॉजिटिव बात करते हैं।
सम नोट क्या लेस देन 100% की बात करता है या 100% की लेस देन की, और क्या ये पॉजिटिव बात करते हैं या नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव। इसका मतलब ये डिफरेंट है, दोनों के दोनों डिफरेंट है, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, सेम एज दिस। ये भी 100% की बात करते हैं लेकिन नेगेटिव, ये लेस देन 100% की बात करते हैं लेकिन पॉजिटिव। डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, ये है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये आपके कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी के रूल्स हैं, इन्हें आपको माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, आपसे एग्जामिनर कभी भी ऑल, नो, सम नोट के थ्रू क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ए, ई, आई और ओ के थ्रू क्वेश्चन को पूछेगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी की तरफ, सॉरी कॉन्ट्रेरी की तरफ। कॉन्ट्राडिक्टरी कर चुके हैं, अब बात आती है ए की और ई की, मतलब ऑल और नो। अब ऑल और नो का रिलेशन क्या होता है? कॉन्ट्रेरी होता है। अगर, अब ध्यान से सुनिएगा, देखो मान लो क्या है, ये जो ओनर है ना, ये ओनर बड़ा ऐसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, ठीक है, और ये जो है वो ड्रिंक नहीं करता, या दोनों अगर कहीं के दोनों ड्रिंक, एक बार ड्रिंक लिख दिया, कहीं में अपन ड्रिंक लेके चलेंगे, कहीं नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। वो कहता है इफ वन इज ट्रू द अदर विल बी डेफिनेटली फॉल्स। अगर एक बंदा इनमें से ड्रिंक करता है तो दूसरा क्या, दूसरा शरीफ होगा? जरूरी नहीं है कि दोनों ऐसा हो। अगर ये वाला बंदा जो है ऊपर किराएदार है, वो ड्रिंक करता हुआ है, अगर ये क्या है, ड्रिंक करता हुआ है, या ये ड्रिंक करता हुआ नहीं है, ठीक है, तो अब क्या चल क्या रहा है, सिस्टम क्या चल रहा है, ध्यान सुनो। इफ वन इज ट्रू द अदर विल बी डेफिनेटली फॉल्स। अगर एक सही है, मतलब अगर ओनर सही है, तो ओनर हमेशा, जो पेइंग गेस्ट होता है, उसका किराएदार होता है, उसको हमेशा गलत मानते हैं कि यार मैं तो ड्रिंक करता नहीं हूं, ये इसको ऊपर ड्रिंक नहीं लिख रहे, ठीक है, ये बंदा भी ड्रिंक नहीं कर रहा, ये ड्रिंक नहीं कर रहा। अगर ये ड्रिंक नहीं कर रहा तो उस सामने वाला को तो यही कहेगा ये बंदा करता होगा, इसके घर में ना वो ताक झाक से करते हैं, जो ओनर होते हैं ना, मतलब आप ओनर थे, अब नहीं हो, ठीक है, तो आप ताक झाक नहीं कर रहे, वो अब कोई और है, ठीक है, आपकी बेइज्जती नहीं करनी, ठीक है। तो ओनर कौन है? ओनर कोई भी XYZ पर्सन, ठीक है, तो वो क्या ताक झाक करता है, वो अपने आप को ना ऐसे दूध का दूल्हा मानते हैं। वो कहता है जी मैं सही हूं, इसका मतलब अगर मैं सही हूं तो जो मेरा किराएदार है वो गलत होगा, डेफिनेटली गलत होगा, है ना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये बंदा ही गलत हो, यही बंदा सारा दिन ड्रिंक करता हो, बंद रहता हो सारा दिन? ऐसा हो सकता है? अगर ये बंदा ही सारा दिन ड्रिंक करता है तो क्या ऐसा जरूरी है कि ये बंदे भी ड्रिंक करता होगा? जरूरी है? नहीं सर, ये डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बंदा भी ड्रिंक करता ही होगा, ठीक है। तो अगर एक बंदा, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले में से, ऊपर क्या है, ऊपर भगवान है, ऊपर भगवान है, ऊपर को ना हमेशा ये एक मिनट रुको, ऊपर हमेशा ट्रू को लेके चलना, ऊपर हमेशा ट्रू को लेके चलना, ऊपर क्या है, सच है, ऊपर भगवान है, ट्रू को लेके चलना। अगर एक ट्रू है, अगर भगवान ट्रू है, तो जो दूसरा बंदा है वो क्या होगा, शैतान होगा, वो शैतान होगा, ठीक है। तो ये कौन हुआ, फॉल्स हुआ, ठीक है। अगर एक फॉल्स है तो इसका मतलब जरूरी तो नहीं है दूसरा ट्रू ही होगा, दूसरा भी शैतान हो सकता है। भगवान क्या तो छुट्टी पे गए हो सकता है, तो दूसरा भी शैतान हो सकता है। तो वही कह रहे हैं, इफ वन इज ट्रू द अदर विल बी डेफिनेटली फॉल्स, इफ वन इज फॉल्स द अदर विल बी डाउटफुल। फिर बोथ कैन बी फॉल्स बट नॉट ट्रू एट द सेम टाइम, दोनों के दोनों एक टाइम पर फॉल्स हो सकते हैं। मैंने क्या बताया, ऊपर क्या लेके चलना है, ट्रू लेके चलना है, तो ट्रू के अगेंस्ट में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो दोनों के दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकते हैं लेकिन ट्रू नहीं हो सकते। और ट्रू नहीं हो सकते, मैंने आपको बता दिया कि अगर एक चीज ट्रू है तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब दोनों की दोनों चीजें एक टाइम पर ट्रू तो हो ही नहीं सकती, लेकिन दोनों की दोनों एक टाइम पर फॉल्स हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि अगर एक चीज फॉल्स है तो दूसरी चीज डाउटफुल होगी, और डाउटफुल में वो फॉल्स आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, तो फॉल्स हो सकती है, ठीक है। फिर यूनिवर्सल क्वांटिटी कैसी है, यूनिवर्सल है, मतलब 100% की बात करेगा और 100% की बात करेगा, लेकिन कैसी है, क्वालिटी में डिफर है, ये पॉजिटिव बातें करता है और ये नेगेटिव बातें करता है। समझ में आया? तो ये था अपना कॉन्ट्राडिक्टरी, सॉरी कॉन्ट्रेरी। तो कॉन्ट्रेरी किसका रिलेशन होता है, ए और ई का, मतलब ऑल का और नो का। अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा, अगर एक गलत है तो दूसरा डाउटफुल हो जाएगा। दोनों को दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं होंगे, लेकिन एक टाइम पे फॉल्स हो सकते हैं। ये पॉजिटिव बातें करेगा, ये नेगेटिव बातें करेगा, ये 100% की और ये 100% की बातें करेंगे। इतनी सी चीज है। अब बात करते हैं इसके अपोजिट की, किसकी, सब कॉन्ट्रेरी की। सब कॉन्ट्रेरी कौन से, सम और सम नोट। कौन कौन से, सम और सम नोट, आई और ओ। इफ वन इज फॉल्स, अब यहां पे क्या नीचे, अब नीचे वाले क्या है, नीचे वाले फॉल्स हैं,
मतलब ऊपर तो क्या, ऊपर सच्चा है, ऊपर भगवान है, सच्चा इंसान सच्चा है, लेकिन नीचे तो जो इंसान है वो तो ऐसे झूठे हैं, है ना। जब बारी आती है तब वैसे भगवान को याद कर लेते हैं, है ना। तो इफ वन इज फॉल्स द अदर विल बी डेफिनेटली ट्रू। अगर एक ऐसा है फॉल्स है तो दूसरा कैसा होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा। अगर बात करें कॉन्ट्रेरी की, तो वहां पे क्या था, अगर एक ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होगा। लेकिन यहां बात कर रहे हैं अगर एक फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू होगा। तो इसका मतलब हम लोग फॉल्स के बेस पे काम कर रहे हैं। नीचे जो इंसान रह रहे हैं वो बड़े गंदे इंसान है, मतलब जो धरती पे इंसान रह रहे हैं गंदे हैं, हम लोग गंदे तो हैं। हम लोग को जब जरूरत पड़ती है तब हम भगवान को यूज कर लेते हैं, ऐसे तो होता है। तो हम लोग गलत हैं, हम लोग फॉल्स हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉल्स पे काम कर रहे हैं। जब एक अगर पर्सन फॉल्स हुआ, एक चीज फॉल्स है तो दूसरी चीज अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर ऊपर की बात कर रहे हैं कॉन्ट्रेरी की, तो अगर एक चीज ट्रू है तो दूसरी चीज फॉल्स होगी। वहां पे बेस ले रहे थे ट्रू को और यहां पे बेस ले रहे हैं फॉल्स को, ठीक है। ऊपर क्या था, ऊपर था कि दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते। जो चीज बेस ले रहे हैं वो दोनों जगह पे एक बार में नहीं हो सकती है। यहां पे हम लोग फॉल्स ले रहे हैं तो एक बार में दोनों के दोनों फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन ट्रू हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इफ वन इज फॉल्स द अदर विल बी डेफिनेटली ट्रू। ओके, इफ वन इज ट्रू अदर विल बी डेफिनेटली ट्रू और अनडिटरमाइंड, मतलब कि अनडिटरमाइंड मतलब कि डाउटफुल है, डाउटफुल होगा। अगर ट्रू है एक चीज तो दूसरी चीज डाउटफुल हो जाएगी। और दोनों के दोनों एक टाइम पे ट्रू हो सकते हैं। मैंने बताया एफ मतलब कि फॉल्स को बेस लिया तो फॉल्स तो हो ही नहीं सकता दोनों तरफ, तो ट्रू तो हो सकते हैं लेकिन दोनों के दोनों फॉल्स एक बार में नहीं हो सकते हैं। सेम है किसमें, किसमें सेम है, क्वांटिटी में सेम है, मतलब कि दोनों के दोनों लेस देन 100% की बात करते हैं। मगर क्वालिटी की बात करें तो ये पॉजिटिव बातें करता है और ये नेगेटिव बातें करता है। समझ में आया। तो पर्टिकुलर क्वांटिटी बट डिफर इन क्वालिटी, और इसको हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर कहते हैं, जो कि सिमिलर आ रही है। तो ये है हमारे पास तीन। पहला था कॉन्ट्राडिक्टरी, एक चीज के सही होने पे दूसरी चीज गलत हो जाएगी, एक चीज के गलत होने पे दूसरी चीज सही हो जाएगी, ठीक है, ऐसा होगा। ओके, उसके बाद बात करी कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी में हम लोग ट्रू को मेन लेकर चलते हैं, ट्रू को बेस बना के चलते हैं। ऊपर कौन है, भगवान है, ऊपर अल्लाह है ना। तो ऊपर भगवान को लेकर चल रहे हैं, ट्रू को लेकर चल रहे हैं। तो ट्रू कभी भी दोनों बार में, मतलब एक टाइम पे दोनों चीजें ट्रू नहीं होगी। अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, और अगर एक फॉल्स है तो दूसरा डाउटफुल होगा। और उसके बाद सब कॉन्ट्रेरी की बात करें तो सब कॉन्ट्रेरी में क्या होगा, हम लोग फॉल्स को बेस लेकर चलेंगे। इसका मतलब फॉल्स दोनों के दोनों में एक बार में दोनों चीजें नहीं आएंगी, मतलब दोनों के दोनों एक बार में फॉल्स नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई चीज फॉल्स है तो दूसरी ट्रू होगी, और अगर कोई चीज ट्रू है तो दूसरी चीज डाउटफुल हो जाएगी। समझ में आया। यहां तक देखो, मैं मानता हूं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आराम से चीजों को जब देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आ रहा है सबसे मेन चीज, जहां से आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं और भूल जाते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल की और सम की, मतलब ए की और आई की और ई की और ओ की, ठीक है, मतलब नो की और सम नोट की। इनके रिलेशन को कहते हैं सब अल्टरेशन। क्या कहते हैं, सब अल्टरेशन। ओके, अगर मैं इस सब को पढ़ाने से पहले दो चीज बताऊं तो क्या होगा, ये कि ये 100% बात करते हैं, ओके, ये पॉजिटिव बातें करते हैं, ओके, ये 100% बातें करते हैं, नहीं करता, ये 100% बातें नहीं करता। ये पॉजिटिव बातें करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये 100% बातें करते हैं, बिल्कुल करता है। ये नेगेटिव बातें करते हैं, करते हैं। ये लेस देन 100% बातें करते हैं, ओके, ये नेगेटिव बात करते हैं, करते हैं, ठीक है। अब आओ, इफ यूनिवर्सल इज ट्रू, यूनिवर्सल मतलब ये यूनिवर्सल है और ये पर्टिकुलर है। अगर यूनिवर्सल कैसा है, ट्रू है, तो पर्टिकुलर विल बी डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। अब वहां पे एग्जांपल लेके चलो उसका घर का, ठीक है। यहाँ पे दारू वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे मान लो वो आपका ओनर और यहाँ पे आपका वो किराएदार, ठीक है। क्या हुआ कि अगर इफ यूनिवर्सल मतलब किराएदार और पर्टिकुलर मतलब ओनर, अगर ये सच्चा है तो इसका मतलब ये भी सच्चा होगा। ये अगर ड्रिंक नहीं करता तो इसका मतलब ये भी ड्रिंक नहीं करता होगा, क्योंकि अगर ओनर इस बंदे को रखेगा तो वो यही कहेगा तो रखेगा कि तुमने ड्रिंक नहीं करनी। वो यूं थोड़ा कहेगा कि तुमने ड्रिंक नहीं करनी, मैं कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा ना कि तू तेरे को तो हाथ ही लगानी, तेरे को सूंघनी भी नहीं है लेकिन मैं भंड होकर घूमूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो ऐसे ही बंदे को रखेगा जो ड्रिंक नहीं करता होगा। तो अगर याद रखिए, पहले की बात यूनिवर्सल से बात कर रहे हैं, ओनर अभी पर्टिकुलर से बेस बात नहीं कर रहे, यूनिवर्सल से, यूनिवर्सल को बेस बनाया हुआ है।
अभी हम लोगों ने यूनिवर्सल को बेस बनाया है, पर्टिकुलर को बेस नहीं बनाया, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों बातें हैं यूनिवर्सल की, अगली दोनों बातें आएंगी पर्टिकुलर की, ठीक है। तो अभी बात कर रहे हैं किसकी, किराएदार से शुरू हो रही है, फिर शुरू होगी बात ओनर से। तो किराएदार अगर ड्रिंक नहीं करता तो इसका मतलब ओनर भी ड्रिंक नहीं करता होगा, ऐसा ही होगा। अगर इफ यूनिवर्सल इज ट्रू पर्टिकुलर विल बी डेफिनेटली ट्रू, अगर ये सच्चा है तो ये डेफिनेटली सच्चा ही होगा, समझ में आया, ओके। अगर अगर ये झूठा है, ये ड्रिंक करता है, ये झूठा है, तो क्या ये झूठा होगा, नहीं सर जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो ओनर है, ये ओनर यही कह के कहेगा कि भाई तूने ड्रिंक नहीं करनी है, तूने ड्रिंक नहीं करनी है, ठीक है ना। उसको तो कह सकता है तूने ड्रिंक नहीं करनी है, लेकिन खुद भी तो क्या पता वो ड्रिंक करता हो, है ना। लाइक हम लोग मतलब ऐसे रहा करते थे जब बाहर पढ़ने के लिए, तो वहां पे ऐसा होता था, वहां पे जो जहां हम ऊपर रहते तो हमको मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से मना था कि कोई भी ड्रिंक, कोई भी ऐसे कुछ भी और चीजें नहीं करनी है, लेकिन वो अंकल हमारा खुद ऐसे सारा दिन घूमता रहता था दारू पीता हुआ, ठीक है। तो क्या है, जब यूनिवर्सल क्या है अगर फॉल्स होगा तो पर्टिकुलर क्या है डाउटफुल हो सकता है। अगर अगर ये देखो ध्यान से देखो, अगर जो ये किराएदार है, एक सेकंड कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, मुझे पता है थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे। ये कौन था आपका, वो जो किराएदार था, ये कौन है, वो ओनर है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये किराएदार है वो कैसा है, फॉल्स है, ये गलत बंदा है, ये जो है वो ड्रिंक करता है, जजा जजा के ड्रिंक करता है, इसका मतलब ये गलत बंदा है। गली मोहल्ले वाले अगर इसको देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अरे कैसे बंदे ने कैसे कैसे बंदों को रखा हुआ है, इस बंदे पे, इस ओनर पे क्या क्वेश्चन मार्क उठाएंगे गली मोहल्ले वाले। ये तो समझ में आया होगा ना अब, कि अगर किराएदार को कभी ड्रिंक करते और छत पे ऐसे नाचते हुए देखा तो क्या ओनर पे उंगली नहीं उठाएंगे कि यार कैसे कैसे बंदों ने कैसे कैसे बंदे रखे हुए हैं अपने घर में, ऐसे ऐसे तो कहेंगे। आंटियां तो जान जान के कहेंगी ना, आंटियां तो उनको तो चुगली लगाने की आदत होती है, तो ऐसे ही तो होगा। तो क्या है, अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो ओनर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर अगर किराएदार अच्छा है ना तो ओनर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन अगर किराएदार झूठा निकला तो ओनर को क्वेश्चन मार्क में रखा जाएगा, ओनर को डाउटफुल कहा जाएगा। तो वही कहा है कि अगर यूनिवर्सल क्या है फॉल्स हो जाता है तो पर्टिकुलर क्या होगा, डाउटफुल होगा ही होगा। समझ में आया, आई थिंक यूनिवर्सल के हिसाब से आपको चीज समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब आओ दूसरा पर्टिकुलर के हिसाब से, अब बात करेंगे अपन ओनर को बेस बना के। ये क्या था, किराएदार था, पहले अपन ने किराएदार को बेस बनाया, अब बनाएंगे अपन ओनर को बेस, ठीक है। इफ पर्टिकुलर इज फॉल्स यूनिवर्सल विल बी फॉल्स डेफिनेटली। अगर ये बंदा गलत है, ये बंदा सारा दिन ड्रिंक करता है, भंड रहता है, तो किराएदार कितने दिन देखेंगे इसको, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बस उसके बाद कहेंगे यार ये बुड्ढा तो खुद ही सारा दिन भंड रहते हैं, हम भी पी लेते हैं, कर लेते हैं थोड़ा सा टेस्ट, यही तो होगा ना। अगर यही बंदा ड्रिंक करता है और ड्रिंक करके गलियों में जाके कूदता है, तो क्या गली मोहल्ले वाले इसको तो उंगली करेंगे, साथ ही साथ इन लोगों पे भी डाउट करेंगे कि हाँ भाई ओनर ही ऐसा, इसके जो ऊपर ये बच्चे रहते हैं वो तो होंगे ही ड्रिंक करने वाले, वो तो होंगे ही नशेड़ी जुआरी, ऐसे ही तो कहेंगे, ठीक है। अगर पर्टिकुलर ट्रू है, यूनिवर्सल पर्टिकुलर जो है ट्रू है, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि ये भी ट्रू हो, तो कोई जरूरी तो नहीं ये भी ट्रू हो। ये क्या है, ये ओनर पहले ड्रिंक करता था लेकिन अभी इसने छोड़ दिया, अभी अच्छा बच्चा बन गया, अच्छा इंसान बन गया, ये क्या हो गया, ट्रू। तो कोई जरूरी तो नहीं है कि अगर ये सही है, ये गली मोहल्लों के सामने जाके कसम खा ले कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा, कह सकते हैं। अगर इसने अपनी इमेज सुधार ली तो क्या ये बच्चे मानेंगे, ये तो वैसे भी यूथ है, ये तो वैसे भी यूथ है, और यूथ को एक बार जो लत लग गई वो तो फिर लत लग गई, ठीक है। तो अगर ये बंदा ये ओनर जो है वो सही है, तो क्या जरूरी है कि इसकी इमेज भी सुधर जाएगी, नहीं, इसे डाउटफुल में अब इसे डाउटफुल में रखा जाएगा, क्योंकि पहले तो ओनर जो था वो ड्रिंक करता था, ये देखो यहां पे करता था, यूनिवर्सल में करता था, यहां मतलब जब यूनिवर्सल को बेस लेके चला, लेकिन अब जब पर्टिकुलर को बेस लेकर चल रहे हैं तो अगर वो फॉल्स है तो ऊपर वाला तो पक्की बात फॉल्स होगा, अगर वो खुद करते तो ऊपर वाला तो पक्की बात करता ही करता होगा, लेकिन अगर वो अब सुधर गया तो क्या ऊपर वाले सुधर जाएंगे, नहीं 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 नहीं, अब नहीं सुधरेंगे वो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफर इन क्वांटिटी ओनली है, यहाँ पे
100% की बात हो रही है, यहाँ पे लेस देन 100% की बात हो रही है, यहाँ पे 100% की बात हो रही है, यहाँ पे लेस देन 100% की बात हो रही है, बट यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव की बात हो रही है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वांटिफायर चेंज है, क्वांटिटी चेंज है, उसके अलावा सब कुछ सेम है। तो ये था आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो भी कंफ्यूजन है उसको कंफ्यूजन को साइड में रखो, 2-2 बार 3-3 बार इस वीडियो को देखो, समझो, खुद के हाथों से लिखो, खुद के हाथों से डायग्राम्स बनाओ, तब चीजें आपको क्लियर होंगी, तब आप क्वेश्चन को कर सकोगे। ठीक है जी, चलिए इसके बाद एक टॉपिक रहेगा अपना मूड एंड फिगर। अभी कर लेते हैं। देखिए मूड एंड फिगर, देखो मूड एंड फिगर में होता क्या है, पहले आता है मूड। मूड में हम लोग करते क्या है, पहले हम लोग करते क्या है मूड एंड फिगर में, हम लोग ना हमेशा वैलिडिटी पहले तो चेक करते हैं कि हमारे जो फॉर्म है वो क्या स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, इसका मतलब वैलिड फॉर्म है या नहीं। और वैलिड फॉर्म का या वैलिड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, पीपीसी होना, मतलब प्रीमाइसिस नंबर 1, प्रीमाइसिस नंबर 2 और उसके बाद कंक्लूजन होना, यही है। इसके भी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर मूड चेक करते हैं और उसके बाद फिगर बनाते हैं। सिंपल है, मानोगे नहीं, जब मैं पढ़ता था ना, जब मैंने मतलब प्रिपरेशन करी थी और मैंने मूड एंड फिगर पढ़ा था, इतने सारे टीचर्स से मैंने पढ़ा, इतने सारे यूट्यूब से देखा मैंने, सबने कंफ्यूज किया, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज किया, किसी का नहीं समझ में आया। जब खुद से पढ़ा तो मैं ये सच में ये कंफ्यूज करने वाला टॉपिक था, सीरियसली था। मैंने खुद ने अपने से क्वेश्चन में क्या था, क्या ये मतलब कौन पढ़ा कौन रहा था ऐसा, और सच में कुछ भी नहीं है। अभी देखो देखो, पहली बात तो स्ट्रक्चर फॉर्म हम चेक कर सकते हो, पीपीसी, जहां पे आपको 2 प्रीमाइस और एक कंक्लूजन दिख गया, आपने कहा हाँ दिख गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं मूड की, आपने मूड चेक कर दिया, आप कहोगे हाँ आगे बढ़ो। आप बात करते हैं फिगर की, फिगर कर दी, हाँ ठीक है हो गया, चलो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, अगले क्वेश्चन निकलते हैं, ऐसे करोगे। चलो देखो मूड, मूड में क्या देखोगे, मूड में 4 प्रपोजिशन है पहले हमारे पास। मूड डिपेंड किस पे, 4 प्रपोजिशन पर, ए ई आई और ओ पे, मतलब ऑल, नो, सम, सम नोट पे। अब अपन ने देखना है मेनली क्वांटिफायर, क्या देख रहे हैं, क्वांटिफायर या फिर क्वांटिटी, क्या देखनी है, क्वांटिटी। आपने बात करनी है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की या 4 प्रपोजिशंस की, ठीक है। तो देखो, ऑल सर्कल्स आर ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स आर रेक्टेंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर सर्कल्स, ठीक है। मैं यहां पे नहीं कह रहा कि वैलिड स्ट्रक्चर है या नहीं है, वैलिड स्ट्रक्चर को मारो एक बार गोली, एक बार आप साइड में रखो वैलिड स्ट्रक्चर को कि पीपीसी है या नहीं है, एक बार साइड में रखो। पीपीसी होगा तभी तो हम आगे मूड की तरफ बढ़ेंगे ना। तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो ऑल ऑल ऑल, इसका मतलब ऑल ऑल और ऑल तीनों प्रीमाइसिस में क्या ऑल है, और ऑल को क्या हम लोग ए कहते हैं। तो आपका मूड पता क्या बन गया, ए बन गया। 4 प्रीमाइसिस तो हो ही नहीं सकती, वैसे तो 3 ही होंगी, मतलब ये दोनों, इन दोनों को मान लो प्रीमाइसिस नंबर 1, प्रीमाइसिस नंबर 2 और इसको मान लो कंक्लूजन। तो ऑल ऑल और ऑल, ए ऐसा होगा, ये हो गया आपका मूड। मान लो आपके पास प्रीमाइसिस में यहाँ पे ऑल ना हो के नो हो, यहाँ पे ऑल ना हो के सम हो, और यहाँ पे ऑल ना हो के सम हो, ऐसा हो सकता, मतलब मैं कह रहा हूं हो सकता है। फिर कह रहा हूं वैलिड स्ट्रक्चर मत देखना, मत वेन डायग्राम बनाने बैठना। इसके बेस पे आपका मूड क्या होगा, नो, सम और सम। अब नो, सम और सम को क्या कहते हैं, ए ई आई ओ, ऐसे होता है। तो नो का मतलब ई होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सम का मतलब क्या, सम का मतलब आई, तो ई आई हो जाएगा। मूड क्या हुआ, ई आई हो गया, खत्म। कुछ है मूड बनाने में, कुछ है, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर देखो, अगर मान लो इसकी जगह क्या हुआ, पहले में आ गया आपके पास सम, दूसरे में आ गया सम नोट, और तीसरे में आ गया सम। तो सम क्या होता है, सम होता है हमारे पास आई, फिर सम नोट क्या होगा ओ, और सम क्या होगा आई, तो आई ओ आई, ये क्या बन गया, मूड बन गया। खत्म। मूड हमने कंप्लीट कर लिया। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट लगा हमने अपने को मूड समझने में, मूड खत्म। अच्छा, अब मूड खत्म, अगर हमने वैलिड स्ट्रक्चर देख लिया तो उसके बाद हमने बात करी मूड की, और अगर मूड हमने देख लिया तो उसके बाद बात करेंगे किसकी, फिगर की, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है, मूड एंड फिगर टॉपिक है। तो मूड के बाद क्या आएगा, फिगर आएगा। चलिए तो फिगर देखते हैं। फिगर में क्या होगा, फिगर जो डिपेंड होगा ना, वो होगा आपका कॉमन टर्म पर डिपेंड, कॉमन टर्म पर डिपेंड, या इस कॉमन टर्म को क्या कहते हैं, मिडिल टर्म, या इस मिडिल टर्म को क्या कहते हैं, हेतु कहते हैं। समझ में आया। अब होता क्या है, लाइक आपके सर का नाम जो मैं पढ़ा रहा हूं, नाम दिवाकर, तो दिवाकर की स्पेलिंग डी से शुरू होती है। अब डी ना आप बनाते ऐसे हैं, इसको ऐसे नहीं बनाना, अब इसको थोड़ा डिजाइन बनाना है। एक मतलब ऐसे नहीं बनाना 1 2, अब अपन बनाना है ऐसे, 1 बनाना है, फिर 2 बनाना है, फिर 3 बनाना है, और फिर 4 बनाना है। 1 2 3 और 4,
1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे बनाना है डी। ठीक है, तो अब डी बनाओगे तो डी का यहां का मतलब क्या है, हमारे पास है प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस मैं प्रीमाइसिस लेके चल रहा हूं, क्योंकि सिर्फ कंक्लूजन नहीं लेके चल रहा, क्योंकि हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो मिलती है प्रीमाइसिस में। प्रीमाइसिस में होता है हमारे पास सब्जेक्ट कोपुला प्रेडिकेट, सब्जेक्ट कोपुला प्रेडिकेट, ध्यान है, ठीक है। अच्छा जी, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के दोनों कॉमन टर्म निकल जाए? मान लो यहां पर भी पेन आ जाए और यहां पर भी पेन आ जाए, दोनों के दोनों कॉमन टर्म निकल जाएंगी, और कॉमन टर्म निकल जाएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म है। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट दोनों के दोनों कॉमन होते हैं तो वो फिगर होती है फिगर नंबर 3। क्या होती है? फिगर नंबर 3, ये वाली फिगर। ठीक है, मान लो कि आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉमन नहीं निकला, आपका जो कॉमन निकला है, आपका जो कॉमन निकला है वो सब्जेक्ट और ये वाला प्रेडिकेट निकला है, ये सब्जेक्ट और ये वाला प्रेडिकेट कॉमन निकला है। तो क्या आपका फिगर ऐसे बन रहा है और ऐसे जो फिगर बनता है वो कौन सी फिगर है? फर्स्ट फिगर है, फिगर नंबर 1 है। जो ऐसे ऐसे बन रही थी वो फिगर नंबर 3 थी। अगर मान लो कि प्रेडिकेट और प्रेडिकेट कॉमन हो जाता है तो फिगर नंबर कौन सी होगी? फिगर नंबर होगी 2। देखो ये ऐसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं, मतलब पीछे वाली चीज, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, और ये कोपुला, कोपुला खैर नहीं कहूंगा, मतलब ये इधर फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, ये प्रेडिकेट हो गया, और यहां पर उसके बाद अपने पास सब्जेक्ट आ गया और ये प्रेडिकेट हो गया। अब मान सकते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये वाले दोनों कॉमन है, ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला प्रेडिकेट कॉमन है, तो ऐसे ऐसे होगा तो ये फिगर नंबर 4 हो जाएगी। ये देखो ऐसे ऐसे फिगर नंबर 4 बन रही है, यही तो है। तो वही कह रहे हैं, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ठीक है, तो ये एम मतलब मिडिल टर्म है, तो ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, इसका मतलब ऐसे 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 बनता है तो फिगर नंबर 1, ऐसे ऐसे बनता है तो फिगर नंबर 2। अगर अपने पास इस तरह सामने बन रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के दोनों कॉमन है, तो इसका मतलब फिगर नंबर 3। और अगर पहले प्रीमाइस का प्रेडिकेट और दूसरे प्रीमाइस का सब्जेक्ट कॉमन है तो उसे क्या कहते हैं? फिगर नंबर 4। तो 4 तरह की फिगर्स हमारे पास हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर कभी भी आपके पास आ गया इस तरह का क्वेश्चन, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, देयरफॉर, ये क्या होगा? कंक्लूजन होगा, देयरफॉर ऑल ए आर सी। तो ये हमारे पास प्रीमाइसिस नंबर 1 है, ये हमारे पास प्रीमाइसिस नंबर 2 है, और ये हमारे पास कंक्लूजन है। तो ऑल ए आर बी, ओके, ऑल बी आर सी, इसका मतलब सभी के सभी सी हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, अगर तीनों आ रहे हैं, तीनों एक में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वैलिड स्ट्रक्चर है। और वैलिड स्ट्रक्चर हमने ये भी देख लिया और ये भी देख लिया कि पीपीसी है। ओके, अगर वैलिड स्ट्रक्चर है तो हम लोग बात करेंगे आगे मूड की। अच्छा, मूड देखें तो मूड क्या, ए और ए है, तो हमने मूड लिख लिया ए। और फिगर अगर हम लोग देखना चाहें तो बी कॉमन है यहां पर और बी कॉमन है यहां पर। अगर ऐसे ऐसे बन रही है तो हमने देखा था कि ऐसे ऐसे कौन सी बनती है? फर्स्ट बनती है ऐसे, सेकंड बनती है ऐसे, थर्ड बनती है ऐसे, और फोर्थ बनती है ऐसे, ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है। इसका मतलब फिगर नंबर 4 है, तो हमारा मूड एंड फिगर क्या हुआ? ए 4 हुआ। सिंपल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन, आपको प्रीमाइसिस दे दिया जाएगा, आपको मूड एंड फिगर निकालना होगा और मूड एंड फिगर निकाल के इस चीज पे टिक करना होगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो ये था आज अपना मूड एंड फिगर। आज हमने कर लिया, आपका जो आपकी डिमांड थी, आपने जो वोट डाले थे किस पे? स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान पे, प्लस में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पर। तो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान तो बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया ही करवाया था, साथ ही साथ इसमें अनुमान का भी बता दिया था, और न्याय शास्त्र के बारे में भी मैंने कुछ आपसे यहाँ पे डिस्कशन कर ली थी। फिर आज हमने बात करी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की, तो उसके साथ साथ हमने प्रोपोजिशन के बारे में बात करी, प्रोपोजिशन के साथ साथ हमने फिर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में बात करी, साथ साथ हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात करी, और उसके साथ साथ हमने मूड एंड फिगर के बारे में भी बात करी। तो आपकी ये बहुत अच्छी मैराथन हो चुकी है। आपका लॉजिकल रीजनिंग ये लगा लीजिए, अगर आपने आज से पहले लॉजिकल रीजनिंग नहीं करा है तो आप मान लीजिए 80% आपने लॉजिकल रीजनिंग कर लिया है। उसके बाद आपका जो इसके अलावा जो मेन टॉपिक रह गए हैं वो है इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये आप जल्दी से जल्दी मैराथन लगा के कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, चलिए, तो कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम पर ग्रुप है हमारा कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नेम सर, इसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर नोटिफिकेशंस वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाती है। और हाँ, आप सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करना। बेल आइकन पे फिर ऐसे एरो होगा, वहां पे ऑल पे कर देना, ताकि ऑल नोटिफिकेशंस आपके पास सभी नोटिफिकेशंस आ सकें, और आपके पास नोटिफिकेशन आएगी तो आपको पता लगेगा हाँ भाई नई वीडियो आ गई, तो हम तैयारी कर लेते हैं बैठ के। ऐसे तो होगा, ठीक है जी, ऐसा होगा।
ठीक है जी। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।